स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देखिए कितना उजाला हो रहा है, कितनी बिजली है। ये बिजली यूज करने का कम से कम 16 ट्यूबलाइट जल रही है इस वक्त कमरे में, और एसी और स्क्रीन। इतनी बिजली यूज करने का पैसा मुझे मिले तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। जैसा कि आप इस हेडलाइन में देख पा रहे हैं कि फिनलैंड में ऐसा ही कुछ हुआ है। फिनलैंड में हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये विस्तार में जानेंगे। किस तरीके से एनर्जी प्राइसेस एक ऐसे माहौल में जो एनर्जी डेफिशिएंसी क्रिएट कर गया, वहां पे फिनलैंड एक एनर्जी सरप्लस देश बन के रहा और तकरीबन ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने लोगों को दी गई है। उससे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जितने टॉपिक्स हम यहां पर पढ़ते हैं उन सारे टॉपिक्स पर पीडीएफ्स आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघी IAS अकेडमी। और इसी के साथ साथ आप मुझे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड ट्विटर। यहां पर भी हम बहुत जबरदस्त वैल्यू एडेड कंटेंट आप तक लेकर आते हैं। तो बात हो रही है फिनलैंड की। फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है, इट्स इन द नॉर्डिक रीजन, और इस देश ने एनर्जी सरप्लस का खिताब पाया है। यानी कि जब यूरोपियन यूनियन एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, यानी कि उसके पास तेल का इंपोर्ट ह्यूजली अफेक्टेड है और जो भी इंपोर्ट हो रहा है उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई है, वहीं पे फिनलैंड ने क्या किया? फिनलैंड ने उसी तरफ जो ऑयल की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, या ऑयल छोड़िए, जो एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको 75% से कम करके एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करा। सो फिनलैंड हैज डेल्ट विद एन अनयूजुअल प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द क्लीन इलेक्ट्रिसिटी दैट वाज सो अबंडेंट, इट सेंट एनर्जी प्राइसेस इनटू द नेगेटिव। इनटू द नेगेटिव मतलब आपको एनर्जी यूज करने का पैसा दिया जाएगा, लिया नहीं जाएगा। तो जो एनर्जी है ऑलरेडी आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो इतनी सस्ती हो गई, इतनी सस्ती हो गई, इतनी सस्ती हो गई कि एक वक्त ऐसा आया कि उसका स्पॉट प्राइस यानी कि जो प्राइस उसी टाइम आपको टीवी पे दिखता है, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स का प्राइस दिखता है, कंपनीज का दिखता है, उसी तरीके से इसका जो स्पॉट एनर्जी प्राइस है ये ड्रॉप होकर नेगेटिव पहुंच गया था। एक दिन ऐसा हुआ था। तो यानी कि अब आपको पैसा देना नहीं है तेल के लिए, आपको तेल इंपोर्ट करने के लिए पैसा लेना है। दिस इज व्हाट हैपेंड विद फिनलैंड। ऐसा हुआ था। तो अब आपको मैं पहले यह बता दूं कि नॉर्डिक कंट्रीज होती क्या है। नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्दर्न रीजन ऑफ यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन से जितनी कंट्रीज यूरोप में स्पेशली जुड़ी हुई हैं उनको हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक। तो कौन कौन से देश हुए? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये देश है, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। These are autonomous or independent territories of the Faroe Islands and Greenland. Greenland भी इसका पार्ट है, और autonomous region of Åland। इसको आपको मैप के जरिए दिखाया जाए तो आप ये देख सकते हैं, this is the right map of Nordic countries. Have a look at this. तो ग्रीनलैंड से यदि शुरू हुए, आप देखिए ये अटलांटिक ओशन है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक में ये सारे देश पड़ते हैं। उसके बाद ये हुआ आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ये यूरोप है, और इसके ऊपर ये सारी नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज हैं। तो ग्रीनलैंड हुआ, आइसलैंड हुआ, ठीक है, स्वालबार्ड ये नॉर्वे का पार्ट है, जैनमैन ये सब आइलैंड्स है, नॉर्वेजियन आइलैंड्स है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये है डेनमार्क। तो ऑल दीज रीजन्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्दर्न यूरोप फॉर्म अ पार्ट ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से कंफ्यूज मत करिएगा। आप में से जितने स्टूडेंट्स इसके शौकीन हैं या ज्योग्राफी जिन्होंने मैपिंग ठीक से पढ़ी हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों में कौन कौन से देश आते हैं। तो हुआ क्या वजह थी जिस वजह से प्राइस इतना ड्रॉप हुआ? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट्स बहुत मुश्किल हो गए थे, क्योंकि रशिया ने यूरोप पे सैंक्शंस लगाए, प्लस यूरोप ने रशिया से इंपोर्ट करना बंद करा, क्योंकि वो ऐसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे जिनके हाथों पे यूक्रेन के लोगों का खून था। तो बेसिकली बिकॉज नाटो जो देश है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, तो रशिया उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा था, और इन्होंने भी रशिया से तेल खरीदना बंद किया।
तो उस कारण फिनलैंड ने अपने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करना शुरू करा। द प्राइस ड्रॉप वॉज ड्रिवन बाय अनएक्सपेक्टेड ग्लट का मतलब भरा हुआ सरप्लस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आप सोचिए, मतलब हम हिंदुस्तान में सोच ही रहे हैं 30 साल से रिसाइक्लेबल वाटर या वाटर रिसाइकलिंग प्लांट और यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, और यहां पे इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर दी कि वो पूरे देश के लिए पूरी पड़ती है और सरप्लस भी हो गई। ऑल्सो फिन्स मतलब फिनलैंड के लोग कटिंग बैक ऑन एनर्जी यूज, जो भी इंपोर्ट होती थी एनर्जी, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस कॉज्ड बाय रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इस वजह से भी यह चीज देखी गई। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लट हुआ। क्लाइमेट चेंज से ये आप लोग परे नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में इंपैक्ट देखा जा रहा है। यहां तक इंपैक्ट देखा गया है कि वेनिस पूरा का पूरा शहर सूख गया। जो एल्प्स की बर्फ पिघल के पानी आता था और जिस पानी से वेनिस में हमेशा पानी रहता था, उसकी पूरी जो वाटर लेवल्स वेनिस के मेंटेन होते थे, वो सारा का सारा सूख गया क्योंकि एल्प्स की बर्फ इस साल टाइम पे नहीं पिघली। ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है। दूसरी तरफ नॉर्दर्न यूरोप में क्या हुआ कि नॉर्दर्न यूरोप में मेल्ट होती रही आइस और जरूरत से ज्यादा मेल्ट हो गई, तो मेल्ट वाटर जो है भरमार में आ गया। अब पहाड़ों से बर्फ पिघल के आएगी तो ऑलमोस्ट फ्लड्स आ जाएंगे। तो उस एक्सेसिव वाटर का और कोई यूज नहीं है। जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जिसे हम लोग हिंदुस्तान में डैम कहते हैं, जिस डैम में टरबाइन चलती है और बिजली बनती है, उसके जरिए जितनी भी चीजें करी गई हैं, आप ये मान के चले दैट एक्सेसिव मेल्ट वाटर लेड टू फोर्स्ड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उनको जबरदस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ी, जबकि फिनलैंड को इतनी बिजली की जरूरत है नहीं। तो several northern European countries saw what excessive meltwater is pushing Finland's hydroelectric plants into overdrive and giving plentiful electricity। भर भर के बिजली जो है वो दी गई है। तो ड्यूरिंग स्प्रिंग फ्लड, स्प्रिंग सीजन में जब फ्लड्स आए, देयर इज ऑफन दिस काइंड ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन कैन नॉट बी स्लोड डाउन। प्रोडक्शन रुक नहीं सकता। अगर आपके पास पानी है तो इस तरीके से डैम्स होते हैं, और आपने सारा का सारा पानी लिया और उसके थ्रू बिजली बनाई। Due to the huge amount of water, hydropower often has a poor capacity to regulate in spring। इस वजह से आपने बिजली बना बना के प्रोड्यूस कर दी। तो इतनी बिजली हो गई कि सरप्लस बिजली हो गई। तो अब आप लोगों को बोल रहे हो और बिजली यूज करो, राइट। तो ये जोक चला फिनलैंड में या यूरोप में, न्यूज़पेपर्स में वहां पे ये जोक चला, जिसपे काफी मीम्स और कार्टून्स भी बने थे। तो लोगों को बिजली कंज्यूम करने का क्या पैसा दिया जा रहा है? Are people being paid? Are ordinary Finns being paid to consume electricity? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट उससे आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हो, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिल्ड करने की कॉस्ट होती है। सो यू आर बेसिकली चार्जिंग देम, एंड यू आर चार्जिंग देम अ गुड अमाउंट, नॉट एज हाई एज एनर्जी इंपोर्टेड। जो इंपोर्ट ऑफ एनर्जी उतना हाई नहीं, लेकिन फिर भी आप अच्छा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, नॉट ऑफ द रॉ मार्केट प्राइस, बट यू आर चार्जिंग फॉर अग्रीड रेट्स ऑफ पावर। सो पे अ मार्कअप ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के ऊपर एक मार्कअप जो है वो पे किया गया है। मार्कअप का मतलब होता है बेसिकली एक प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन जो है वो ऐड किया गया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ मार्कअप थ्रू एन एग्जांपल। सो मार्कअप इज व्हाट? अ वैल्यू दैट अ प्लेयर एड्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जो कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर आपने कुछ मार्क करा है। द वैल्यू एडेड इज कॉल्ड द मार्कअप। तो फॉर इंस्टेंस कॉस्ट वैल्यू 100 रुपए है, सेल वैल्यू 100 + 20, ये आपका प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को मार्कअप बोलते हैं, और ये टोटल एमआरपी आया है 120 रुपए का। द मार्जिन ऑफ 20 बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द एमआरपी इज मार्कअप। इसे मार्कअप कहा जाता है। तो अब इस बात पे चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंपोर्ट्स इतने मैसिवली अफेक्ट हुए और which has led to this kind of a problem। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए स्पेशल बैच लेकर आया है अपने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सेशन में, जिसको हम P2I भी कहते हैं। जितनी चीजें अंडर वन अम्ब्रेला आप सोच सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं स्टडी IQ IAS में। भारत का पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें आपको जनरल स्टडीज कंप्लीट, फाउंडेशन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। उसके साथ साथ आपको रिवीजन फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का रिवीजन, जिसको हम लोग सक्सेस इन प्रीलिम्स कहते हैं, जो क्रैश कोर्स के जरिए आपको पूरा प्रीलिम्स रिवाइज करवाएगा, सक्सेस इन मेंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएगा, और प्रीलिम्स के कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट भी करवाएगा।
ये सारी की सारी चीजें प्लस आपको मेंटरशिप सेशंस दिए जाएंगे, क्लासेस के साथ भी, क्लासेस के बाद भी, एग्जामिनेशन तक। और यदि आपका मेंस निकलता है तो पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू हम लोग आपको स्वयं ग्रूम करेंगे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की हेल्प से और जो दिग्गज हैं इस फील्ड में उन लोगों की हेल्प से। ये सारी सुविधाएं आप तक उपलब्ध करा रहा है स्टडी IQ सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए में, ओनली 70,000 रुपीज, एक ऐसे मार्केट में जहां पर चीजें लाखों रुपए में दी जाती हैं। और इंट्रोडक्टरी प्राइस के जरिए अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइफ, आपको यही बैच सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में उपलब्ध होगा, ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज इफ यू यूज माई कोड दैट इज सांघी लाइफ। तो बैच जो है 9 जून को स्टार्ट हो रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेक श्योर दैट यू आर वांटिंग टू अचीव सक्सेस। आप कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, आप कामयाब होंगे तो यही चीज मैटर करती है, जहां पर आपकी फोटो अखबारों में छपती है और उसके जरिए आप भी एक मिनी सेलिब्रिटी का स्टेटस हासिल कर सकते हैं। खैर, यूपीएससी क्रैक करना एक सपना होता है, हम आपके सपने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो फिनलैंड जो है वो एक एनर्जी डेफिसिट से एनर्जी सरप्लस में किस तरीके से पहुंचा, हाउ डिड फिनलैंड रीच फ्रॉम एन एनर्जी डेफिसिट रीजन टू एन एनर्जी सरप्लस रीजन इन फ्यू मंथ्स। कुछ ही महीनों में एनर्जी सरप्लस कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, ऐसा क्या हो गया। ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। फिनलैंड ने एक्चुअली किया क्या, फिनलैंड में जितनी भी सुविधाएं अवेलेबल है, फिनलैंड भी बाकी यूरोप की तरह जो है इंपोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंट था, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट करते हैं और रशिया से ऑयल आता था। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जितने नाटो देश थे, जिसमें से यूरोपियन यूनियन भी एक पार्ट था, वो सारे सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को। तो रशिया ने अपना सॉलिडारिटी दिखाने के लिए नाटो देशों के जितने पार्ट है उन सबको तेल एक्सपोर्ट करना बंद करा, या रशिया ने सैंक्शंस लगाए। उल्टा यह हुआ कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी यह बोला कि हम भी तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो है वो खून से रंगे हैं। अगर हम तुमसे तेल खरीदेंगे तो हम एक तरीके से वॉर को फंड कर रहे हैं, तो हम भी नहीं खरीदेंगे। रशिया ने बोला भाड़ में जाओ। तो अब हुआ ये कि वो हो गया ऑयल डेफिशिएंट। ऑयल डेफिशिएंट की वजह से यूरोपियन यूनियन अपनी सर्दियां नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है। आपको हीटर्स चाहिए और हीटर चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली के लिए तेल चाहिए, तेल चाहिए या कोयला चाहिए, दो चीजें चाहिए होती है। तो अगर ये चीजें आपको प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आपको तेल का इंपोर्ट चाहिए। अब तेल का इंपोर्ट अगर रूस से डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है तो आपने ऑल्टरनेट रूट मिडिल ईस्ट के जरिए, और हिंदुस्तान से तेल एक्सपोर्ट हो रहा है रिफाइंड ऑयल। अब हिंदुस्तान रशिया से इंपोर्ट कर रहा है और हिंदुस्तान से तुम इंपोर्ट कर रहे हो, तो बात तो एक ही हुई, लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और लंबा रूट लेने का मतलब है ज्यादा कॉस्ट। ज्यादा कॉस्ट का मतलब यह है कि यू हैव टू शेल आउट मोर मनी, जितना पैसा यूरोपियन यूनियन के पास नहीं था। ये एक रीजन है जिस वजह से यूरोपियन यूनियन जो है वो एक रिसेशनरी फेज में जा रहा है। तो फिनलैंड एक ऐसा देश था जिसने सरवाइव करी एनर्जी क्राइसिस 2022 की, और एनर्जी क्राइसिस का रीजन जैसा मैंने आपको बताया, रूस का अटैक यूक्रेन पर, और जिन देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट करा उन्होंने अपने नेचुरल गैस और बिजली के एक्सपोर्ट्स ईयू के उन सब देशों के लिए काट दिए। उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने के लिए क्या हुआ कि पिछले साल गर्मी बहुत हुई थी, और हर साल जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं दिल्ली में खड़ा हूं, एनसीआर रीजन में। आप ये समझ के चले कि आने वाले 5 साल में और ज्यादा गर्मी होगी। भैया क्लाइमेट चेंज रियल है, मजाक नहीं चल रहा है। आप ये समझ के चलिए, मार्च में बारिश हो गई, गेहूं खत्म हो गया, अप्रैल में बारिश हो गई, चावल खत्म हो गया, खाने को क्या खाओगे? व्हाट विल यू ईट इफ यू डोंट हैव फूड? अगर बेमौसम बर्दाश्त बारिश होगी तो कैसे जो है आपका सही क्रॉप उगेगा? तो इस वजह से गर्मी ज्यादा हुई तो एसी चाहिए, सर्दियों में हीटर चाहिए ही चाहिए। तो आप सोच के देखिए, आपकी डबल एनर्जी क्राइसिस हुई कि आपको डबल एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और दूसरी चीज है, फ्रांस का जो न्यूक्लियर पावर है उस प्लांट में इश्यूज हुए, इंक्लूडिंग डिलेड मेंटेनेंस एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स कंपाउंडेड द क्राइसिस। क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो भी बिजली बनाता है। इफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज गोइंग थ्रू a technical maintenance problem, then how do you actually produce electricity and export it to other countries? तो इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए फिनलैंड ने न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स लगाए, जिसका लेटेस्ट प्लांट पिछले महीने यानी अप्रैल के महीने में लगा है। अ न्यूक्लियर रिएक्टर वाज ब्रॉट इन अप्रैल दिस ईयर। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इट प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट न्यू स्ट्रीम ऑफ पावर फॉर फिनलैंड्स पॉपुलेशन व्हिच इज अराउंड 5.5 मिलियन पीपल।
सोच के देखिए, एक फिनलैंड जो देश है, हमारे यूपी जितना बड़ा देश होगा, उससे छोटा ही होगा, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल जितना बड़ा देश होगा, 55 लाख की जनसंख्या है। भारत की रूट कॉज टू एवरी प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन। तुम रिन्यूएबल एनर्जी अगर लाने की कोशिश भी करो, 140 करोड़ की जनसंख्या में कैसे खपाओगे भाई? और उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ये 55 लाख की पॉपुलेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर में चल रहे हैं, और लेटेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर हैज किक्ड ऑफ इन द मंथ ऑफ April 16th in 2023. Europe's most powerful nuclear reactor kicks off in Finland. ये फिनलैंड में किक ऑफ करा है। इसका नाम क्या है? देखिए, इट हैज अ यूनिक नेम, इट इज Olkiluoto 3. Olkiluoto 3, the first new nuclear reactor to be opened in Europe. जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, यूरोप में खुला है in more than 15 years, brought the price of electricity in Finland down by 75%. एक चौथाई हो गया दाम, 3/4 से कम हुआ। ये इसकी पावर है। सो फ्रॉम 246 यूरोस पर मेगावाट पर आवर, ये कम होके कहां तक आ गया? 60.55 यूरोस पर मेगावाट पर आवर इन अप्रैल। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो ऐसा कुछ ये प्लांट दिखता है। आप ये फोटो देख सकते हैं। नाम दोबारा देखें, Olkiluoto 3। सो Olkiluoto 3 की कैपेसिटी कितनी है एंड हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर देयर इन फिनलैंड? लेट्स हैव अ लुक। आइए देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, Olkiluoto 3 की आप लोकेशन देखिए एग्जैक्टली कहां पड़ती है। सो दिस इज बेसिकली फॉलोइंग, सो दिस इज फिनलैंड। ये फिनलैंड है, ये आप रीजन देख पा रहे हैं, ये फिनलैंड है। दिस इज ओवर हियर इन राउमा, क्लोज टू द गल्फ ऑफ बोथनिया। ये जो है ये पूरी सी है, दिस इज एन एंटायर सी, बाल्टिक सी कहते हैं इसे। तो आप ये देखिए that Olkiluoto is now producing 14% of country's electricity. देश की 14% बिजली जो है वो इस न्यूक्लियर रिएक्टर से आती है, और ये ऑपरेशन रहेगा कम से कम अगले 60 साल तक। इस तरीके का ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है। अब इस फैसिलिटी की यूनिक प्रॉब्लम है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की या जो कामयाब देश होते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ इतनी सस्ती बिजली प्रोड्यूस करी, इसकी अलग दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत भी इतनी फनी है कि आपको सुन के हंसी आएगी, लेकिन ये सीरियस प्रॉब्लम है। सो आप देख सकते हैं, फिनलैंड नाउ हैज 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में 3 बाल्टिक कंट्रीज आती हैं। ये ज्योग्राफी मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक है एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लैटविया। कंबाइंड दे कवर मोर देन 40% ऑफ द नेशंस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ये सारे रिएक्टर मिला के 40% नेशन की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है उसे कवर करते हैं। दे डू इट। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये बाल्टिक सी है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो फिनलैंड में ये कोस्टल एरियाज में पड़ते हैं। दे फॉल इन दीज कोस्टल एरियाज, इन एरियाज में पड़ते हैं। यहां पर मोस्टली यहां पर पड़ते हैं, यहां से लेके यहां तक पड़ते हैं। ये बाल्टिक सी है और ये बाल्टिक कंट्रीज मानी जाती है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। तो देखिए मैपिंग भी जरूरी है, और ये क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये नई साइट है हानहिकीवी, ठीक है, और एस्टैब्लिश्ड है Olkiluoto, और इधर है लोवाइसा। सो दिस इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ फिनलैंड। दिस इज अ न्यू साइट एंड दीज आर ओल्ड साइट्स। ओल्ड मतलब बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिश्ड है, ये अभी एस्टैब्लिश हो रही है। तो न्यूक्लियर पावर फिनलैंड में कितनी है? 5 न्यूक्लियर ऑपरेटिंग रिएक्टर्स से 4394 मेगावाट्स। ये बहुत ज्यादा पावर होती है। 55 लाख क्या, कम से कम 2 करोड़ लोगों के बराबर पावर है। ऑपरेबल रिएक्टर्स इतना मेगावाट बिजली दे रहे हैं। रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन, इतना अभी इसमें से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पावर नहीं आ रही है। एंड रिएक्टर्स शट डाउन, नन ऑफ देम। So further reactor is planned to take the nuclear contribution to about 60% of electricity and replace coal. कोल को रिप्लेस करेंगे। प्रोविजंस फॉर रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल आर वेल एडवांस्ड, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर है तो रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा, तो आपको वो भी डिस्पोज करना है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यानी फॉसिल फ्यूल का यूज कम करने के लिए आप कोयले और तेल का यूज कम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो देश ने यह प्लान करा है कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जीरो एमिशन करना है बाय 2035। और इस चीज के लिए देश जो है वो विंड एनर्जी पर डिपेंडेंट रहना चाहता था। इट वांटेड विंड टू बिकम इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बट राइट नाउ इट्स डिपेंडेंट ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज बीन पुशिंग टू इंट्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, और ये 2027 तक होने की संभावना है। तो अब एक विचित्र प्रकार की प्रॉब्लम है फिनलैंड में। अब ये भी प्रॉब्लम देखिए अजीब सी प्रॉब्लम है। मैंने आपको अभी बताया मेल्ट डाउन हो रहा है, मेल्टिंग आइस है।
अब मेल्टिंग आइस है जिसकी वजह से पानी है, पानी से तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही बनाओगे बिजली, भाई अब डैम से तो वो पावर बनेगी, वो पानी से बनती है, तो वहां से खूब सारी सरप्लस पावर हो गई। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपने इतना लगा दिया, उसकी वजह से और सरप्लस पावर हो गई। अब इतनी सरप्लस पावर हो गई है कि उसका सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज लेस बट सप्लाई इज एक्सट्रीमली हाई। इतनी हाई सप्लाई क्यों कर दी भाई? और अगर करिए तो अब उसे एक्सपोर्ट करो, दूसरे देशों में भेजो। तो इस वजह से अब वो वायबल नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए कि वो प्रोड्यूस करके बेचे। भाई प्रोड्यूस करके बेचने का कोई तो खर्चा लगता है। सो इट इज नाउ डीलिंग विद द ऑपोजिट प्रॉब्लम ऑफ पुअर एनर्जी सप्लाई। Energy operators may no longer be able to operate normally if the electricity is worth less than the cost of producing it. वो और कम है, तो प्रोडक्शन दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल एट दीज प्राइसेस इज यूजुअली रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। जाहिर सी बात है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो नहीं होगा, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बंद नहीं हो सकते, क्योंकि पानी है और पानी का सप्लाई जितना ज्यादा होगा उतना उसको चलना ही पड़ेगा, वरना फ्लड्स आ जाएंगे। बिकॉज हाइड्रो पावर कैनॉट बी स्लोड डाउन और टर्न्ड ऑफ। Other producers, nuclear would be taking a hit. Nuclear power reactors or nuclear energy reactors are looking to dial back their production to avoid losing money on energy production. तो ये बंद कर देंगे। अब बताइए, आप टेक्नोलॉजी पे इतना खर्चा करो, इतना इन्वेस्टमेंट करो और इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, राइट? ये पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आप जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा और ट्विटर पर बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट पाने के लिए। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।